हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो बिहार एससीईआरटी की साइंस की बुक चल रही थी उसमें 7th क्लास में हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 चैप्टर जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 3rd, 4th, 5th। तो इसमें देखिए, ये जो आपका अध्याय 3 है वो है आपका ऊष्मा। ठीक है, अब इसमें देखिए ऊष्मा के बारे में हमें क्या बताना है कि कोई चीज़ कैसी गर्म, कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। इस बात का अंदाज़ा हम ऊष्मा के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा का अगर टर्म हम देखें तो यहाँ पे किसी वस्तु की गर्म या मतलब उसकी गर्म होने पर डिसाइड होता है कि कितनी गर्म है। ठीक है, कि गर्म नहीं है या थोड़ी गर्म है या बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ताप मापना। अब टेम्परेचर के आधार पर हम यहाँ पे जो है कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे। किसी वस्तु की गर्मी यानी उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ताप मापने के लिए जो युक्ति यानी यंत्र का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। अब जैसे हमें अपने शरीर का अगर जो है ताप को मापना है तो जो शरीर का तापमान मापता है उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर इस तरीके का होता है, आपने देखा ही होगा। यहाँ देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसमें एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। यहाँ पे इस तरीके से जो दिखा रहे हैं, बल्ब में क्या होता है, पारा भरा रहता है और गर्म होने पर ये बल्ब का जो पारा होता है वो बारीक नली जो यहाँ पे आप बीच में देख रहे हैं इसी की ओर फैलता जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जो थर्मामीटर का यूज़ है वो यहाँ पे यही दिखाते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से ये पारा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना आगे तक के या ऊपर उठता जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो मुंह में रखा जाता है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का जो एक मापक्रम स्केल है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मापक्रम स्केल है। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। ये जो स्केल है वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस जो कि यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हैं ये फ़ारेनहाइट स्केल है, जो कि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। यानी ये 95 से पहले जो आ रहा है पोर्शन वो 94 फ़ारेनहाइट है, वहाँ से लेकर के 108 तक ये नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया है। एक जो है मतलब नॉर्मल पर्सन जो होगा उसका, कि इसी के ही जो है मतलब बिटवीन या इसी के ही अंदर ही जो है नॉर्मल टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसके यूज़ के लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह पहले तो धो लीजिए, फिर निश्चित कर लीजिए कि जो पारा है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है। ठीक है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उससे नीचे होना चाहिए। उसके अलावा तो यहाँ देखिए इसके अलावा बताया गया कि थर्मामीटर पढ़ते समय जब थर्मामीटर को रीड करना है तो ओकेशनली आँख के सामने हो, जिसमें पारा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वो आँख के सामने हो, और उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए क्योंकि ये शीशे का होता है। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए, बल्ब को नहीं पकड़ना है, नहीं तो वो उसके टेम्परेचर में गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो बताया गया वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सामान्य तापमान बताया गया मनुष्य के शरीर का। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर की औसत ताप है। ठीक है, जितने भी हेल्दी पर्सन होते हैं उनके औसत टेम्परेचर जो है उसको हम नॉर्मल यहाँ पे मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर बोल दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला तापमापी जो है उसकी बात करी गई है। अभी यहाँ पे हम लोग पिक्चर में भी देख लेंगे। प्रयोगशाला तापमापी का क्या काम है, विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर यानी कि तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले जो तापमापी है उसको हम प्रयोगशाला थर्मामीटर या लैब थर्मामीटर कहते हैं। ठीक, इसका जो परिसर होता है, ठीक है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110। रेंज इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होगी और प्रयोगशाला तापमापी जो है इसकी जो है रेंज कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज ही से ही क्वेश्चन बनते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रयोगशाला तापमापी, इसका यूज़ हमें कैसे करना है। तो देखिए इसके बारे में सिंपल यही बताया जाता है कि प्रयोगशाला तापमापी जो है इसकी सावधानियां भी आगे बताई जाएंगी कि जब भी इसका यूज़ किया जाता है तो हमेशा इसका जो बल्ब है, अगर मान लीजिए किसी पानी
किसी भी चीज़ का हमें टेम्परेचर लेना है, किसी वाटर का अगर टेम्परेचर लेना है, तो हमें क्या करना है कि ये जो लैब जो थर्मामीटर है, इसको उस वाटर में इसके बल्ब को डुबो देंगे, मतलब इस ऐसा डुबोएं कि इसका बल्ब जो है वाटर में डूबा, लेकिन उसकी तल उस बर्तन की किसी भी सतह को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको जैसे ही और उसी समय में ही उसका जो है मेजरमेंट होगा, यानी कि उसको ये जो लैब थर्मामीटर जो होता है वो जब तक कि जिस पदार्थ का हमें टेम्परेचर लेना है उसमें रहेगा तब तक ही उसका टेम्परेचर देगा। जैसे ही इसमें से निकालेंगे इसका जो है पारा है या इसका जो रेंज है वो तुरंत गिर जाएगी, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको जो है नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है उसमें नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक। तो सावधानियाँ क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना है, एकदम सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना है, ताकि जो है वो जो बर्तन वगैरह है उसकी दीवारों को टच ना करे। तापमापी का बल्ब उस तरल या जल से पूरी तरह घिरा हो जिसका तापमान हमें लेना है, लेकिन बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला तापमापी जो है उसका पाठ्यांक हम तभी नोट कर सकते हैं जब वह वस्तु में रखा हो जिसका तापमान हमें मापना है, ठीक है। इस वजह से हम मतलब अगर दोनों में डिफरेंस हम देख लें, क्योंकि जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसको हम जब मुंह में रखते हैं तो इसका मेजरमेंट आने के बाद फिर जब हम निकालते हैं बाहर से तभी हम उसका मेजरमेंट ले पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये लैब थर्मामीटर का यूज़ जो है बॉडी टेम्परेचर नापने में करेंगे तो हमें कभी भी एग्जैक्ट हमको मेजरमेंट उसकी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें बल्ब के आगे ऊपर विभंग यानी किंक, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है, यह पारे को अपने आप नीचे नहीं गिरने देता है, ठीक है। ये जो पोर्शन आगे देख रहे हैं ये पारे को अपने आप नीचे नहीं गिरने देता। चिकित्सकों द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें पठंग अंकों में दिखाई देता है। इससे ताप मापना और भी ज़्यादा आसान हो गया, ये ताप को जानना आसान हो गया। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा न्यूनतम तथा अधिकतम ताप मापने वाले जो तापमापी हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट वाली जो तापमापी थे इनके बारे में तो बात हो गई। अब ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, ऊष्मा के बारे में बताया गया, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी है या गर्म है, यह उस वस्तु के ताप की तुलना को जान करके ही हम कर सकते हैं। कि अगर कोई भी वस्तु हमारे पास है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं या दो बर्तनों में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, उसको उसके टेम्परेचर को अगर हमें मापना है तो हम मेनली उसके जो ताप है या उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितनी गर्म है, इस आधार पर हम बता सकते हैं कि उसकी ताप कितना होगा। ताप उसका टेम्परेचर उसका ज़्यादा है या उसका टेम्परेचर कम है, उसकी गर्माहट के आधार पर, ठीक। और दूसरी ये बात यहाँ पे ये कही गई है, दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि अतः कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है। जैसे अगर आप देखें कि एक गिलास में आपको क्या करना है, ठंडा पानी लेना है, ठीक है, और एक गिलास में गर्म पानी लेना है या गर्म चाय, कुछ भी ले लें। उन दोनों को जब आप पास में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ठंडा वाला जो है पानी है, ठीक है, वो कुछ ही समय बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर गर्म वाले के लगभग बराबर है, यानी कि उसकी जो ठंडक है वो दूर होने लग जाएगी। तो ऊष्मा किधर से किधर ट्रांसफ़र हो रही होगी, गर्म ग्लास वाला जो चाय का है या पानी का जो बर्तन है उससे ठंडे ग्लास की तरफ ट्रांसफ़र हो रही होगी, ठीक है। तभी दोनों का टेम्परेचर एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, क्योंकि इसकी हीट उधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है ना। तो इसी वजह से वही बात यहाँ पर कही गई कि ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। अब जैसे इसमें एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि जो ऊष्मा है वो क्या क्षण में भी एक मतलब कि एक जगह से या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र होती है। तो वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया है, ऊष्मा लौ के निकट से निकट सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो रही है। ये लाइन इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया है कि एक स्केल है जिसमें मोम के 2-3 ड्रॉप्स को जमा दिया गया है और उस स्केल को एक तरफ से किसी ईंटों के बीच में उसको फिट कर दिया गया है। इस तरीके से रखा गया है कि इसका एक जो एंड है वहाँ पे हम कैंडल को जला करके रख सकें। तो हम देख रहे थे कि जब ये जो जो स्केल है वो भी किसकी बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। तो ये जो कैंडल है वो उसकी धातु के एक सिरे को गर्म कर रही है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो गर्माहट है वो इसमें आगे की तरफ बहेगी और ये जो मोमबत्ती के जो टुकड़े लगे हुए थे वो धीरे धीरे पिघल करके आखिर वाला भी मोमबत्ती का टुकड़ा भी नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक, तो यही बताया गया है कि ऊष्मा लौ के निकट सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है।
ठीक है। और ये जो प्रक्रम है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ स्थानांतरित होती है, इसे हम ऊष्मा का चालन में बोलते हैं। ये ऊष्मा की चालन विधि है। तो ठोसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो चालन प्रक्रम के द्वारा ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब यहाँ बताया गया जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जितनी मोस्टली धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की चालक होती हैं। फिर बात करी गई है जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाने देते हैं या रोकते हैं या उनकी आसानी नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या फिर लकड़ी। तभी आपने देखा होगा कि लोहे के जो तवे होते हैं उनका जो पकड़ वाला एरिया होता है उसमें लकड़ी लगी रहती है ना। ऊष्मा के जो कुचालक होते हैं उनको हम ऊष्मा रोधी बोलते हैं। अब इसी में ही एक एग्जाम्पल दिया गया है, जल तथा वायु ये दोनों भी क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग ने ठोसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण था वो देख लिया कि चालन विधि के द्वारा हो रहा है। अब जो द्रव है उनमें कैसे होता है, जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि बर्तन को जो हम गर्म कर रहे, बर्तन में जल को गर्म कर रहे होते हैं तो नीचे जो सतह होती है वहाँ पे पहले बबल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, गर्म जल ऊपर उठता है, फिर वो बबल्स जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं। इस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल होता है वो इसका स्थान ले लेता है। तो नीचे की जो बबल्स होते हैं यानी वाटर बबल की फॉर्म में ऊपर उठ करके आता है और साइड का जो ठंडा जल होता है वो उनकी जगह ले लेता है। तो यहाँ देखिए फिर ये जो जल है वो भी गर्म, अब ये जो ठंडा जल है वो गर्म जल की जगह ले रहा है, फिर ये जल वो वाला जो जल है वो भी गर्म होकर के ऊपर उठता है और आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि फ्लास्क का सारा जल गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन कहते हैं। तो यानी कि संवहन विधि से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस में हो रहा है, द्रवों में हो रहा है। इसी के साथ ही वायु भी जल की तरह ही सबसे पहले लौ के पास वाले एरिया जो होता है वहाँ पर गर्म होकर के ऊपर की तरफ गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है और आसपास की हवा जो कि उससे भारी है वो उसकी स्थान पर आ जाती है। और यह संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही ये प्रक्रिया तब तक ही चलती रहती है जब तक कि उस जगह की जो वायु है वो पूरी तरह गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संवहन विधि से ऊष्मा का जो चालन है वो द्रवों में भी हो रहा है और गैसों में भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब जैसे यहाँ पे ये जो थल समीर और समुद्री समीर दिए गए हैं ये भी संवहन विधि पर आधारित हैं। जैसे देखिए दिन के समय थल यानी धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, तो थल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की तरफ से जो ठंडी वायु है वो आती है। ठीक है, वो स्थल की तरफ आती है। अतः शाम को समुद्र की ओर से जाने वाली मतलब समुद्र की ओर से जोर की हवाएं चलती हैं इसी मतलब प्रक्रम से। तो चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बह जाती है। स्थल की ओर, अब स्थल की ओर की जो हवाएं हैं वो गर्म हो गई, वो किधर बह रही हैं, समुद्र की तरफ, और समुद्र के ऊपर की जो हवाएं वो ठंडी हैं, वो किधर बह रही हैं, स्थल की ओर। तो समुद्र की ओर से आने वाली जो हवा है उसको हम क्या बोलेंगे, समुद्री समीर बोलेंगे। सेम प्रोसेस जो होती है ये दिन के समय की प्रोसेस है। इसके बाद रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। रात में क्या होता है कि ये प्रक्रम जो उल्टा होता है उसका रीज़न ये है, समुद्र का जल जो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब जैसे अब ये इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, समुद्र का जल तो गर्म हो गया लेकिन अब उसके ठंडा होने के लिए वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जो स्थल है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और इसको क्या बोलते हैं, थल समीर बोलते हैं, क्योंकि जब ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जा रही है तो वहाँ की वायु अब क्या है, समुद्र की तरफ बहेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, संवहन विधि के एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन दोनों प्रकार की समीर का कारण ही क्या है, संवहन है। यह चालन अथवा मतलब और यहाँ पे देखिए सूर्य और ऊष्मा चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं होता है। मतलब सूर्य या ऊष्मा के द्वारा जो किरणें या जो विकिरण है वो जो अर्थ तक पहुंच रहा है उसमें चालन या संवहन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये जो आपने अभी देखा संवहन विधि और चालन विधि, ये तभी ऊष्मा के स्थानांतरण में उपयोगी होगी जब माध्यम प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन
सूर्य या पृथ्वी के बीच में, अब अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य की किरणों के आने की अगर प्रोसेस की बात करें तो बीच में एक वैक्यूम वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो अधिकांश भाग क्या होता है, निर्वात होता है। और वायु क्या होती है, ऊष्मा रोधी होती है, वायु ऊष्मा रोधी होती है। तो अतः सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम क्या होता है, विकिरण है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंगीठी या फिर हीटर को जब आप जलाएंगे या चूल्हे के पास आप बैठेंगे तो गर्मी का अनुभव आप करेंगे। ये ऊष्मा हमें किसके द्वारा मिलती है, विकिरण के द्वारा मिलती है, ठीक है। चूल्हे की लौ से हटाने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने के क्रम में अपने परिवेश में विकिरण द्वारा ही ऊष्मा स्थानांतरित करता है। तभी आपने देखा था कि ऊष्मा जो अधिक गर्म से जो है मतलब अधिक टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले की तरफ जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो किस विधि से हो रहा है, विकिरण की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए, सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ती और विकिरित होती हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणों के रूप में होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। यह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो उस वस्तु के मतलब उसका कुछ भाग द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश का जो विकिरण है वो जब किसी वस्तु से टकराएगा तो उसका कुछ भाग जो होगा वो वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, कुछ भाग जो होगा वो परावर्तित यानी वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ भाग जो होगा वो क्या होगा, और कुछ भाग क्या होगा, पार हो जाएगा, उस वस्तु से होकर के पार हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि खिड़की में लगा कांच इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कांच जो होता है उससे कुछ भाग ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। खिड़की में जो कांच लगा होता है तभी आप उसके आर पार भी देख सकते हैं, कुछ परावर्तित हो जाता है और आप देखेंगे तो खिड़की का कांच कुछ समय बाद गर्म भी महसूस होगा क्योंकि कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जा रही है विकिरण, ठीक है। तो यह ऊष्मा कांच को पार कर अपने हाथ को गर्मी मतलब आपके हाथ को गर्मी भी देती है। ऊष्मा के अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप पर हो। यानी कहने का मतलब है कि विकिरण को जो अवशोषित कर रही है कोई वस्तु उसका टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जो है मतलब कि ये विकिरण जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक। अब ये जो कलर की यहाँ पे बात करी गई है कि दो बर्तन लिए गए थे, इस एक का जो है रंग गहरा है और एक का हल्का है, इसका क्या रीज़न है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के जो वस्त्र हैं वो पहनने से हमें अच्छा या सुखद महसूस होता है। सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र आरामदेह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण यानी गर्म या ऊष्मा गर्म बनाए रखते हैं। तो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और ऊन ऊष्मा रोधी हैं। इसके अतिरिक्त ऊन के जो रेशे होते हैं उनके बीच में वायु रहती है और वायु के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या होती है, ऊष्मा रोधी होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर की ऊष्मा को परिवेश में विकिरित होने से रोकती है। ऊष्मा रोधी का मतलब ही ये है कि ऊष्मा के ट्रांसफर में रुकावट करे, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं कि जो कंबल है, अगर आप मोटा कंबल ओढ़ रहे हैं तो वो उतना गर्म महसूस नहीं करेगा जितना आप पतली पतली दो चादरें या दो कंबल जो है पतले पतले वो ओढ़ लें, ठीक है, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में क्या होगी, वायु की एक लेयर होगी जो कि ऊष्मा रोधी, ऊष्मा को ट्रांसफर नहीं होने देगी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा 4th चैप्टर है गति एवं समय। गति के बारे में आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि सरल रेखीय गति क्या है, वर्तुल गति क्या है, आवर्ती गति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण भी देख लें। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गति के उदाहरण में सीधी सड़क पर चलती बस, गति का प्रकार सरल रेखीय गति। झूले की गति या फिर लोलक गति, ये दोनों ही किसकी हो जाएंगी, आवर्ती गति के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो चाक की जो गति होगी वो कैसी होगी, वर्तुल गति हो जाएगी, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मंद अथवा तीव्र गति, यानी कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं या यूँ कहें साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिनका मूवमेंट समय के आधार पर होता है। तो ये जैसे कार है वो तेज़ भी चल सकती है, धीमी भी चल सकती है, यानी कि इनकी जो स्पीड है यानी इनकी जो गति है वो तेज़ और धीमी होती रहती है। ये आप किसी टाइम के आधार पर आप ये मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि दो कारों की अगर रेस लगा दी जाए तो ये देखा जाए कि कौन सी गाड़ी जो है वो तेज़, किसकी गति ज़्यादा तेज़ है, यानी जो सबसे पहले टारगेट पॉइंट पर पहुंचेगी वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो देर में पहुंचेगी उसकी कम होगी, ठीक है। तो यानी कि विभिन्न समयों में तीव्र और मंद गतियां किसी भी जो मोटरसाइकिल या साइकिल वगैरह हैं इन सब की हो सकती है, वाहन की मतलब
इसके अलावा यहाँ पे समय की माप की अगर हम बात करें तो पुराने समय में समय की माप कैसे की जाती थी। जैसे हमारे पूर्वज जो होते थे वो प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को वो क्या मानते थे, एक दिन मानते थे। उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह के रूप में मानते थे। ठीक है। और वर्ष के माप की वो तुलना जो है वो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा जो एक बार में पूरी करती है उसी को ही बोलते थे वो लोग वर्ष, कि वो एक वर्ष के बराबर होता है। फिर जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता गया, समय और समय अंतरालों में डिफरेंस आते गए। ठीक है। तो आप प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि समय के मापने के लिए एक दीवार घड़ी, मतलब ये कई सारी यहाँ पे घड़ियाँ दिखाई गई हैं, मेज़ घड़ी, हाथ घड़ी, मतलब घड़ियों का आविष्कार हुआ। अब घड़ियों का अगर देखा जाए तो आपने पहले तो ये देखा होगा कि जनरली अगर घड़ी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आप 3 तरह की सुइयों को देखते हैं। ठीक है। सेकंड, मिनट और घंटे वाली सुई। इसके अलावा आप 12 नंबर भी देखते हैं। ठीक है। उसमें जो है मतलब हर नंबर के बीच में 5 डिवीजन्स भी देखते हैं। तो ये सारे कुछ मतलब यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसी वजह से कहा गया है कि घड़ियों की कार्यविधि जो होती है काफ़ी जटिल होती है, परंतु घड़ियों में जो गति कही जाती है वो आवर्ती गति के उपयोग से ही ये मतलब समय का मापन प्रारंभ है। कहने का मतलब है कि इसमें जितनी भी आपको सुइयाँ देखने को मिलती हैं घड़ियों में, इन सब का मूवमेंट कैसा होता है, आवर्ती गति होती है। ठीक है। मतलब मूवमेंट वही आवर्ती गति जो लोलक की गति होती है उसी आधार पर ही यहाँ पे सुइयों का भी मूवमेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आवर्ती गति के एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सरल लोलक का, और ये पूछा बहुत जाता है कि सरल लोलक किस गति का एग्जाम्पल है। अगर हम सरल लोलक की जो एक्सपेरिमेंट है उसको अगर हम देखें कि इसकी मूवमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए पहले सरल लोलक जो है लोलक है वो अपनी माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति से जब इसको बी तक के ले जाया गया तो यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक ले जाने के बाद जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो पहले ए तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर वापस से 0 तक के जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक सरल लोलक जो होता है वो जब अपनी माध्य स्थिति के एक तरफ जाने के बाद वहाँ से दूसरे पॉइंट तक जब जाता है तो जब अपनी माध्य स्थिति में वापस आता है तो इसी को ही बोला जाता है कि एक सरल लोलक का ये एक आवर्तकाल पूरा हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि लोलक की अगर हम बात करें तो लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अगर आप सही तरीके से घड़ी की सुइयों पर ध्यान देंगे तो सुइयों का मूवमेंट भी बिल्कुल सरल लोलक की तरह ही होता है कि वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द मूवमेंट वो करती हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है। इस आधार पर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिखाया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप अपने घरों, विद्यालयों या कक्षाओं में लगी घड़ियों को भी देख सकते हैं। तो ये सब जो घड़ियाँ हैं इनमें सेल लगे होते हैं जो कि विद्युत परिपथ से जुड़े रखते हैं। ठीक है। तो ऐसी घड़ियाँ जो विद्युत परिपथ से जुड़ी रहती हैं सेल के द्वारा, उनको हम क्वार्ट्ज घड़ी बोलते हैं। अब समय की मात्रा की अगर हम बात करें तो समय की मूल इकाई जो है वो क्या है, सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट एवं घंटा है। तो अगर हम मनुष्य की आयु की बात करें तो उसे हम घंटे या दिनों में नहीं व्यक्त कर सकते, तो उनकी आयु को अब मनुष्य की आयु जो होती है उसको अपेक्षाकृत वर्षों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम समय के मात्रक जो होता है या समय जो होता है वो घंटा, दिन और ये जो सेकंड, मिनट दिखाया गया ये तो है ही, और साथ ही साथ वर्ष भी समय में ही आ जाएंगे। ठीक है। अब ये सारे जो हम लोग ने यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स या छोटे छोटे पार्ट जो हम लोग ने डिस्कस करे हैं उसकी मेजॉरिटी में उसका यूज़ हम यहाँ पे चाल यानी स्पीड वाले पोर्शन में करेंगे। चाल यानी स्पीड क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु द्वारा इकाई समय यानी 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है। कि औसत चाल का फार्मूला क्या होगा, औसत चाल बराबर होती है तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि तय की गई कुल दूरी और कुल समय, ये हो जाता है औसत चाल। यदि दूरी को हम किलोमीटर में और समय को हम घंटों में नाप रहे हैं तो चाल की जो इकाई है, ये इकाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है किलोमीटर
पर घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूरी है उसको हम किलोमीटर में नाप रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर, मीटर, इन सब में भी हो सकती है। उसी तरीके से समय जो है वो भी सेकंड, मिनट और घंटे में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर ये जो इकाइयाँ हैं यानी चाल की जो इकाई है वो कुछ और भी हो सकती हैं किलोमीटर पर घंटा के अलावा, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर घंटा। ये 3 इकाइयाँ हो गई किसकी, चाल की। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिलों में आपने देखा होगा कि एक मीटर लगा हुआ था। ये जो मीटर आप देख रहे हैं कोने पे, ये इसके कोने पर किलोमीटर पर आर लिखा होता है। इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहते हैं। अब स्पीडोमीटर ये चाल मापी यहाँ पे दिखा रहे हैं ना ये वाला, तो इसको जो है ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर बोलेंगे। फिर यहाँ देखिए इससे सीधे ही किलोमीटर पर आर में चाल को ज्ञात किया जाता है। और इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो इसको हम पथगामी या ऑडोमीटर बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जब हम ये कहते हैं कि किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम केवल बस द्वारा घंटे में 1 घंटे में तय की गई दूरी जो है उस पर ही विचार करते हैं। कहने का मतलब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में उसने, जो बस है उसने 40 किलोमीटर दूरी तय की है। ठीक है, तो हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की जो अवधि है उसमें बस जो है वो नियत चाल से चली या फिर वो मतलब कहीं रुकती रही या फिर मतलब चली या नहीं चली नियत चाल से, ये सब हम ध्यान नहीं देते। सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर तय कर लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये एक जो है दूरी और समय का ग्राफ दिखाया गया है कि ग्राफ में आप दूरी और समय को कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये है समय, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, दूरी समय का जो ग्राफ है वो भी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, बस हम आपको ऐसे ही ग्राफ में बताए दे रहे हैं। समय दिया गया है कि 0 to मतलब यहाँ पे ये पूरा टाइम ड्यूरेशन दी गई, तय की गई दूरी यहाँ मीटर में दिखाई गई कि जब 0 पे था तो एक भी जो है दूरी नहीं तय की होगी। जब समय 2 मिनट में था, मिनट में दिया गया ना, 2 मिनट में वो कितने मीटर तय किया, 60, 4 मिनट में 120, 6 में 180, इस तरीके से ये यहाँ पे मिनट और उसका दिखा दिया गया। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राफ फॉर्म में है उसमें भी हम दिखा सकते हैं कि ग्राफ में एक जो ब्लॉक होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये यहाँ पे दिखाया गया। जैसे यहाँ पे एक पैमाना जो है वो सेट कर लिया जाता है, 60 मीटर दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर, 60 मीटर, तभी तो ये 60 का जो है डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 मिनट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ समय में देखिए दो का डिफरेंस दिखाया गया और जो दूरी है उसमें 60 का डिफरेंस दिखाया गया। तो इस आधार पर पहले ग्राफ तैयार कर लिया, उसके बाद इस तरीके से हमने दिखाया कि ये पूरा ग्राफ कैसे चल रहा है। जब दूरी और समय दोनों में इक्वली डिफरेंसेस दिखाए जाते हैं तो जो चाल होती है वो सरल रेखी होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ शायरा के घर से स्कूल तक की जो यात्रा है उसका गति ग्राफ है। ठीक, तो यहाँ पे वही देखिए कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उस गति को हम समरूप या एक समान गति कहते हैं। वही यहाँ पे हम लोग ने अभी ग्राफ के फॉर्म में भी देखा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगला चैप्टर है आपका अध्याय 5, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय खुला छोड़ने पर उसमें भी जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जो जिस पर वो लगी होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया था पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जंग का एक एग्जाम्पल दिया गया जो कि क्या है कि एक नया पदार्थ बन रहा है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है, जो भी रिएक्शंस होती हैं उससे एक नया पदार्थ बनता है और पुराने पदार्थ में वो वापस लौट नहीं सकता। ठीक है, तो जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए ये जो रासायनिक परिवर्तन था उसका एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट जो है उसका एक विलयन लिया गया है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को भी मिला दिया गया है। तो पहले क्या किया गया है, जब कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया तो आप कलर देख सकते हैं कैसा ब्लू कलर का आ रहा है। इसको आप किसी परख नली में ले लें। इसके बाद इसी सॉल्यूशन में जब आप किसी भी तरीके की लोहे की कील हो या फिर ब्लेड हो, कुछ भी हो, उसको अगर आप इसमें डाल देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि ये जो लोहे की कील थी उस पर भूरे रंग का एक जमाव जो है जमा हो गया और ये जो नीला कलर था कॉपर सल्फेट का वो भी गायब हो गया। ठीक है, तो आप कलर परिवर्तन यहाँ पे जो देख रहे हैं उसके आधार पर भी आप एक चीज़ यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको विलयन के रंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण हुआ है। विलयन का रंग परिवर्तन हो जाना कॉपर सल्फेट की जगह एक नए पदार्थ के बनने के कारण हुआ है। ठीक है,
तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसे आप यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया कॉपर सल्फेट विलयन, जिसको हम लोग जो है हम लोग ने पिछली क्लास में भी ये चीज़ देखी थी कि जो रासायनिक जो तत्व होते हैं उनको सिंबल फॉर्म में कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो हालांकि इसमें भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सिंबॉलिक फॉर्म है CuSO4। ठीक, इसे नीलत होता है या नीला भी बोला जाता है। और उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, आयरन यानी लोहा, इसका जो है सिंबॉलिक फॉर्म है Fe। ठीक, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है, जो कि आपने कलर देखा था, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया था, हरा। और कॉपर निकल जाता है। कॉपर के किस फॉर्म में निकलता है, भूरे निक्षेप के फॉर्म में, जो कि किस पर जमा हो गया था, लोहे की कील पर जमा हो गया था। ठीक है, इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यह गणित, हालांकि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये एक रासायनिक समीकरण है, गणित के समान ये बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें तीर का अर्थ ये है कि जो पहले प्रोडक्ट था उससे अब क्या बन गया, दूसरा, यानी कि आयरन सल्फेट विलयन ये बन गया। और रासायनिक परिवर्तन में रिवर्सिबल नहीं होता, ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं जा सकता। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ रासायनिक परिवर्तन है उसे भी आप देख सकते हैं, जैसे शीशी में खाने का सोडा और नींबू के रस में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। तो जैसे खाने का जो सोडा है उसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं इसको NaHCO3। ठीक है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगी। यानी कि खाने का जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी जब नींबू की का जो रस है जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड। ठीक है, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अन्य पदार्थ जो भी बनता होगा। ठीक है, तो मेनली इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया, अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है इसको चूने के पानी के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी जो है वो जब आपस में इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये और जल निकल जाता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी कि ये वाली जब हम रिएक्शन देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में मिलाया जा रहा है, तो हमें कैसे पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन चूने के पानी के साथ हुई है। जैसे ही हम मिलाते हैं चूने के पानी में, वैसे ही क्या होता है, उसका जो पानी का उसका जो सोल्यूशन होता है वो पूरा दूधिया हो जाता है, यानी वाइट कलर में बिल्कुल हो जाता है, और पहले एकदम ट्रांसपेरेंट फॉर्म रहती है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है, और ये चूने के पानी का दूधिया होना ही एक कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कि किसी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे कहानी बताई गई है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक गैस है जो हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने करी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की खोज की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य जॉन हेलमोंट ने 1630 में किया। हेलमोंट ने एक बंद पात्र जो था उसमें चारकोल को जलाया। उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से कम था। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चारकोल के द्रव्यमान में जो कमी हुई है वो अदृश्य जो पदार्थ है उसमें परिवर्तित हो गई है, जिसे उन्होंने गैस का नाम दिया। उन्होंने सूक्ष्म जीवों द्वारा फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी और कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, इसमें भी इसी गैस के बनने की पहचान करी। ठीक है, इसके बाद 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप में अध्ययन करने की कोशिश करी। उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने, चूने का पत्थर जिसकी अभी बात करी गई थी, अथवा अम्लों से क्रिया कराने, या तो गर्म करो या फिर अम्लों के साथ क्रिया कराओ, एक गैस मुक्त होती है जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर कहा। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है। ठीक है, तथा ये ज्वलन अथवा जीवन में मदद नहीं करती है, जलने में और जीवन में मदद नहीं करती है। ठीक है, उन्होंने जब चूने की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो चूने का जलीय विलयन जो था वो कैसा हो गया, दूधिया हो गया। वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट बनने का ये एक कारण था। इस आधार पर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी कि ये जो बताया कि श्वसन क्रिया जब होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये बात किसने बताई, जोसेफ ब्लैक ने बताई, और इन्होंने ही जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसको फिक्स्ड एयर बोला। ठीक,
अब हम लोग एक और गैस जो कि ऑक्सीजन है, इसके बारे में भी, इसकी भी स्टोरी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, कैसे इसके बारे में पता चला और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसकी कहानी भी देखेंगे। पहले तो यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ नए पदार्थ कैसे बन रहे हैं। जैसे यहाँ बताया गया है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है KMnO4। इसको जब गर्म किया गया तो क्या बना, ऑक्सीजन बनी और अन्य जो भी पदार्थ बना होगा वो। तो कहने का मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन की कहानी क्या है इसे देखिए। सबसे पहले 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने जलती मोमबत्ती को जार से ढक कर रख दिया, ठीक, जिससे थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ गई। इसी तरह यह प्रयोग जीवों यानी पक्षियों, छोटे जंतुओं के साथ भी दोहराया गया। उनको भी ऐसे ही ढक करके जब रखा गया तो थोड़ी समय बाद उनका भी जीवन समाप्त हो गया, जो कि किसी जार के को ढक करके मतलब उनको रखा गया था इसी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ इन्होंने और करी। अब इस बार इन्होंने क्या किया कि एक पुदीने का पौधा लगा दिया, ठीक है, और उसके अंदर मोमबत्ती को भी रख दिया और ऊपर से जो ऐसा कीप जैसा जो था उसको ढक्कन को ढक भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पुदीने का पौधा जो वहाँ पे लगा हुआ था उससे क्या हुआ, पहले तो जो कैंडल थी वो बुझ गई, लेकिन फिर दोबारा बार अब इस बार ये जो ऊपर से जो भी कवर किया गया था, ठीक है, उसको हटाया नहीं गया, बल्कि कोशिश ये की गई कि ऊपर से ही कैंडल की जो लिड है वो जल जाए। ठीक है, तो जब वो जली उसके बाद हमने देखा कि कैंडल की लिड जलती रही, क्योंकि जो जो पुदीना का पौधा था वो क्या रिलीज़ कर रहा था, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा था। यानी मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हुई। जब जल रही थी मोमबत्ती, जब पौधा बीच में नहीं था, तो उसमें जो कीप वगैरह जो भी था जिससे उसको ढका गया था, जिस भी बर्तन से, उसमें जितनी ऑक्सीजन होगी वो मोमबत्ती के जलने में खर्च हो गई होगी। फिर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जलने में मदद नहीं करती वही प्रेजेंट होगी, तो इसलिए मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। लेकिन दोबारा बार में क्या हुआ, जब ये ऑक्सीजन पुदीने की प्रेजेंट में जब ये मोमबत्ती को जलाया गया और ये ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ, जो पुदीने का पौधा था उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट थी उसका यूज़ किया और अपनी प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में उसका यूज़ करने के बाद ऑक्सीजन का रिलीज़ कर दिया और इस वजह से फिर से कैंडल जलने लग गई। तो यहाँ पे देखिए, पुदीने की टहनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा की, इसलिए मोमबत्ती फिर से जलने लग गई। ठीक है, अब ये जो फ्रांस के एतौन लेवाइजे जो थे, इन्होंने भी प्रेस्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उसको जब इन्होंने सुना तो लेवाइजे ने ही स्वतंत्र रूप से प्रेस्ले के प्रयोग की पुष्टि करी इन्होंने। ठीक है, इसके कुछ ही समय बाद ये पता लगा कि पानी का एक अवयव क्या है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर पानी प्राप्त होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के पता चला कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। वही यहाँ पे एक और कहानी जो कि हम लोग ने मतलब अभी ऊपर देखी थी, संकेत वाली, पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी कैसे पता चली। तो यहाँ पे देखिए, उनमें से कुछ से आप परिचित हैं, अभी कुछ को हम लोग ने यहाँ पे देखा था। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये सब, लोहा, तांबा आदि। कुछ तत्व तो गैस के रूप में मिलते हैं, कुछ यहाँ पे ठोस के फॉर्म में, ये जो एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अब गैस के फॉर्म में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है। कार्बन जो कि कोयला है, ये कोयले का प्रमुख भाग है और या तत्व भी है। और कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे कार्बन क्या है, एक तत्व भी है और कोयले का प्रमुख भाग भी है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पहले बात तो तत्व के बारे में बात हो गई कि तत्व बनते कैसे हैं। सिंगल भी होते हैं, आपस में मिल करके कंबाइंड में भी एक जो है तत्वों का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है यौगिक तत्व भी होते हैं और जो नॉर्मल जो सिंगल होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे तत्वों को संकेत का जो रूप दिया गया वो कैसे, जैसे ऑक्सीजन है इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को C से, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है CO2 से। ठीक है, और इसके अलावा ये जो तत्व हैं इनके साथ साथ उनका नंबर भी लिखा जाता है कि तत्व जो है वो, क्योंकि परमाणु और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। तो ये जो O2 है वो क्या है, एक अणु है जो कि 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे काफ़ी डिटेल में जो आगे की कक्षाएँ हैं उनमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, जब 2 विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में जो नए पदार्थ बनते हैं, इस ठोस पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और ये जो अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप बनता है उसको हम अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मतलब कि जिसमें अवक्षेप बन रहा है, ये जो अवक्षेपण वाली अभिक्रिया वो है क्या, वो यहाँ पे देखिए। गर्म करने पर अवक्षेप में उपस्थित जो भी अवक्षेप बन रहा है उसमें उपस्थित कॉपर हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका रंग काला होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए,
ठीक है, ये जो रिएक्शंस दी गई हैं इसमें देखिए, पहले क्या दिखाया गया, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट जो है वो चूने का पानी का विलयन, ठीक है, चूने का पानी का विलयन, और कॉपर सल्फेट CuSO4 और CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है उसका सोल्यूशन कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। और इनका ये मतलब दोनों का यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉपर सल्फेट का जो नीला सोल्यूशन था वो चूने के पानी के साथ जब उसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, जो कि उजला अवक्षेप मतलब वाइट जो प्रेसिपिटेट जो होता है उसके फॉर्म में निकला, और कॉपर सल्फेट जो था वो हल्का नीला अवक्षेप हो गया, ठीक। तो ये क्या है, ये जो अवक्षेप यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था इसका फिर से यहाँ पे यूज़ किया गया, इसको सिर्फ क्या किया गया, डायरेक्टली गर्म कर दिया गया। जब गर्म किया गया तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो काले अवक्षेप के फॉर्म में हमको मिला और जल मतलब अदर इसका जो है प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि यही अवक्षेपण की जो प्रोसेस होती है जिसमें हमें लास्ट में भी आकर के अवक्षेप के फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलता है, वो किसी भी कलर के फॉर्म में या किसी भी ठोस पदार्थ के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में था, एंड में जब उसको फिर से गर्म किया गया तो वो काले अवक्षेप यानी ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड वो रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने, ठीक है। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने। जब कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया हुई तो आयरन सल्फेट और कॉपर बने। ये सारी चीज़ें आपको रिएक्शन के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये दो नए पदार्थ हैं। कॉपर लोहे की कील पर क्या हो गया, निक्षेपित हो गया ब्राउन अवक्षेप के फॉर्म में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि नींबू के रस और खाने के सोडे की जब रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, जिसे चूने के पानी में जिसने क्या किया था, चूने के पानी को दूधिया कर दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनी, जो सुलगती हुई अगरबत्ती जो थी, अगरबत्ती या कैंडल जो थी उसमें तेज लौ के साथ जलने लगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस को दिखाया गया। फिर लास्ट में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का विलयन चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड, वाइट प्रेसिपिटेट और कॉपर कैल्शियम सल्फेट के अवक्षेप को दे रहा था हल्का नीला, जिसे फिर जब गर्म किया गया तो कॉपर ऑक्साइड का काला अवक्षेप के फॉर्म में वो प्राप्त हुआ। तो ये जो परिवर्तन थे ये क्या बताते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में जो नया परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें हमेशा नया पदार्थ मिलता है, और ये जो नया पदार्थ होता है वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं जा सकता, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण, जैसे धातु में हमें लोहा मिल रहा है, ठीक है, तो लोहा में डायरेक्टली नहीं हर जगह मिल जाता है, हमें वो अयस्क के फॉर्म में, एक मतलब अयस्क का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उस फॉर्म में हमें लोहा मिलता है। अब उससे हमें शुद्ध लोहा प्राप्त करना रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी अयस्क धातु से का निष्कर्षण करके हमें प्योर धातु मतलब प्राप्त होगी। तो जैसे लौह अयस्क जो है उससे लोहे का जो है निष्कर्षण करके लोहा प्राप्त करना, ये सब किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन में करना पड़ता है। औषधि जो दवाइयाँ हमको जो मिलती हैं वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का ही उत्पाद है। प्लास्टिक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब भी रासायनिक एक्सपेरिमेंट के बाद ही प्राप्त होते हैं। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक एक्सपेरिमेंट होते हैं वो नए पदार्थ के बनने के साथ साथ उनमें कई घटनाएं भी होती हैं, जैसे कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, या प्रकाश, या किसी विकिरण का बाहर निकलना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कभी कभी ध्वनि भी उत्पन्न होती है, विस्फोट के साथ भी रिएक्शन होती है, कभी कभी स्मेल आती है, कभी सड़े अंडे की स्मेल, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई गैस जो है वो अगर रिलीज़ हो रही है तो क्या रंग में भी परिवर्तन। अभी हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट देखे इसमें कलर में डिफरेंस हो रहा था। गैस का भी बनना भी हम लोग ने देखा था कि कैसे ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना भी किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है, और वो हमेशा क्या देता है, ऊष्मा देता है। और यहाँ पे देखेंगे कि पटाखों का विस्फोट भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें विस्फोट के दौरान क्या होता है,
ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी रहता है, ध्वनि भी रहती है और अरुचिकर जो गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल में प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। तो ये सारी भी किसमें होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसके एग्जाम्पल है, और उनका जो है क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो ये सब जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो जब भोजन भी जो होता है वो जब सड़ गल जाता है तो दुर्गंध जो देता है, दुर्गंध जो आती है वो भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल हम रासायनिक परिवर्तन क्या कहेंगे, चावल का पकाना, पटाखों का विस्फोट, भोजन सामग्री का बासी होना यानी दुर्गंध आना, सेब का रंग बदलना, सेब को काट दिया जाए या आलू को काट दिया जाए, बैगन को काट दिया जाए, कुछ समय बाद हम देखते हैं भूरा और काला औछेप आ जाता है उस पर, या कलर मतलब आने लग जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस भी रासायनिक परिवर्तन है, पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, लोहे की जंग जो रस्टिंग जिसे कहते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए वो किस वजह से होता है, खिड़की या छड़ आदि पर भूरा लाल रंग के पदार्थ जो जमा हो जाते हैं, इसी भूरे लाल रंग या पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, जैसे धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। तभी ये कहा जाता है कि जो पुल जहाज जो लोहे के बने रहते हैं उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल, यानी जल कहने का मतलब है जलवाष्प के फॉर्म में, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी क्या होगा, जंग लगेगा। तो यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट एक दिखाया गया कि जिसमें 3 बोतलों में ये कीलों को रखा गया है लोहे की। तो इसमें देखा गया कि 2 बोतल जो थी जिनमें बिल्कुल भी ना एक में किसी में भी हवा नहीं जा रही थी तो उसमें जंग नहीं लगा, लेकिन तीसरी वाली बोतल जिसमें हवा जाने का रास्ता था उसमें रखी जो कीलें थी उनमें जंग लग गया। क्या कारण था, कारण ये था नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लगता है। तो वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है तो अर्थात यानी नमी हो तो जंग जल्दी लगता है। तो यानी कि इसी वजह से समुद्र तट के जो निकट जो जगहें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर लोहे की कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे जंग बहुत तेज़ी से लगता है। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रिया की दर को और बढ़ा देता है। यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि लवण युक्त जो जल होता है वह जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। रोकथाम हम कैसे करेंगे, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों की संपर्क से पहले तो बचाइए। दूसरा, वस्तु में जंग लगने से मतलब अगर इसके संपर्क से बचाएंगे तो वस्तु में जंग नहीं लगेगा। लोहे के पदार्थ पर पेंट, ग्रीस या ग्रीस की परत या फिर क्रोमियम या जस्ता जैसी किसी धातु की जो परत है इसको चढ़ाकर भी हम जंग से बचा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यशद लेपन बोलते हैं। ये क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यशद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताई गई है, स्टेनलेस स्टील जो होती है ये लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेनलेस स्टील किन किन जो है धातुओं से मिलकर बना है, कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज। तो यहाँ पे देखिए रवाकरण और क्रिस्टलाइजेशन का बोला गया है कि ये क्या होता है। तो देखिए किसी पदार्थ को के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया ही रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन की आप प्रोसेस यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र में से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसकी क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उससे जो नमक यानी कि उसके जो खारा पानी जो होता है उसमें पानी को हटा करके नमक जो प्राप्त किया जाता है वो नमक तो हमको मिल जाता है लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। उसको और जब शुद्धिकरण किया जाता है तब जो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है वो वहाँ पे दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे क्रिस्टलीकरण की हो जाएगी। कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो रवा प्राप्त किया गया है वो इसका जो है एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि किस तरीके से हम कॉपर सल्फेट के जो रवा है वो कैसे मिल सकता है हमको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा बल्कि कॉपर सल्फेट और फिटकरी का रूप ही बदल रहा है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। सिंपली अगर हम जो है खारे पानी से अगर हम नमक की प्राप्ति कर रहे हैं, समुद्र के खारे पानी से नमक की प्राप्ति कर रहे हैं, तो सिंपल क्या होगा कि बस उसमें प्रेजेंट उस खारे पानी में प्रेजेंट जो पानी था उसको वाष्पीकरण की प्रोसेस के द्वारा उसको उड़ा दिया गया और उसमें नमक को प्राप्त कर लिया गया। तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्रिस्टलीकरण की ये जो ऊपर अभी दिखाया गया था क्रिस्टलीकरण में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे प्राप्त किया गया, तो इसमें सिंपल क्या किया गया कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है,
उसका जो कुछ हिस्सा लिया गया और उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कुछ बूंदों को मिलाया गया। ठीक है, तो उसमें देखा गया कि कॉपर सल्फेट को तब तक कि उसमें मिलाया गया, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के उसमें कि तब तक कि उसमें मिलाया गया जब तक कि वो घुलना बंद ना हो गया। फिर विलियन को फिल्टर पेपर की सहायता से उसको छान लिया गया और कुछ समय के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख दिया गया। तो ठंडा होने के बाद हमने ये देखा कि वो थोड़ी देर बाद वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में जम गया। तो इस तरीके से हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया, जैसे एक गुब्बारा दिखाया गया है। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गुब्बारा जो पहले उसका जो स्ट्रक्चर था उसको जब हमने फुलाया तो शेप अलग हो गया, फूलने के बाद फिर वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। तो ये कहने का मतलब है गुब्बारे का ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कि फूलने के बाद जो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया, ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी को जब गर्म किया गया तो उसकी भाप को इकट्ठा कर लिया गया दूसरे बर्तन में। ठीक है, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, आपने पहले देखा कि क्रियाकलाप में गुब्बारे के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो रहा है, आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और दूसरे क्रियाकलाप में जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और इस परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था जैसे भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन में हमेशा पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी यही कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।